हाय फ्रेंड्स, ये मेरी अर्थ ड्रीम सीरीज़ का सेकेंड वीडियो है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अर्थ ड्रीम के अंदर मैं 5 से 6 वीडियोस बनाऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो वीडियो जो भी देखे वो प्लीज़ पूरा देखे ताकि उन्हें समझ में आए मैं क्या आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो अगर पॉइंट्स उनको अच्छे लगते हैं, मैं वो पॉइंट्स सारे डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देता हूँ। तो वो पॉइंट्स जो भी आपको अच्छे लगे प्लस आपके पॉइंट्स ऐड करके आप कोई अपना वीडियो बना सकते हैं। या मैंने जैसे ध्रुव राठी के वीडियोस देखे हैं, वो काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाते हैं, सारे डेटा स्टैटिस्टिक्स न्यूज़ कटिंग्स वो सब लेके। मैं उतना रिसर्च नहीं कर पाता, ना ही मैं वीडियो एडिटिंग कर पाता हूँ। तो मैं उनको भी कांटेक्ट करने का ट्राई करना चाहता था, लेकिन मुझे उनका कांटेक्ट नंबर नहीं मिला। अगर आप में से कोई उनको जानते हैं या आप लोगों में से कोई है जो अच्छा वीडियो एडिटिंग जानता है या उनकी तरह वीडियोस बना सकें, तो प्लीज़ मैं जो डिस्क्रिप्शन में पॉइंट्स देता हूँ आप यूज़ कीजिए, आप अपने पॉइंट्स ऐड कीजिए और अब आप वीडियोस बना के आप भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियोस पे या ये टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊँ ये ज़रूरी नहीं है। ये टॉपिक्स, ये आइडियाज़ लोगों तक पहुँचे ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जनता का एक सुर नहीं होगा कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई भी गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनेगी और हमारा भला नहीं होगा तब तक। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था सिटीजन्स, इलेक्शंस एंड इन्फ्लेशन, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया था। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्ट होके आती है तो वो पीएम, फिनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और ये सब चुनती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स चुनती है। तो जब ये मिनिस्टर्स जब काम करते हैं तो वो पार्टी के साथ साथ कंट्री का सोचते हैं, वो सिर्फ कंट्री का नहीं सोच पाते। तो इसके लिए फिनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स को पार्टी से अलग कर दिया जाना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट को अलग कर दिया जाता है, उनको एक्टिव पॉलिटिक्स से निकाल दिया जाता है, वैसे ही इनको भी सिर्फ पार्टी से निकाल के सिर्फ देश के बारे में सोचना चाहिए। इससे उनके डिसीजन पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। वो अपनी पार्टी का सोच के या इलेक्शंस आ रहे हैं ये सोच के वो कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, तो इससे देश का भला होगा। आज का जो वीडियो है हम इसमें कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिससे जनता के पॉकेट पे बोझ पड़ता है, लेकिन इनमें से कुछ टॉपिक्स ये हैं जिसमें जनता खुद गलती करती है या खुद इन चीज़ों को बढ़ावा देती है और इनडायरेक्टली ये उन्हीं पे असर करता है। हम जो कमा के लाते हैं, बिजनेस हो या जॉब हो किसी से भी, तो सबसे पहले उसका जितना टैक्स बनता है वो हमें भरना पड़ता है। टैक्स भरने के बाद भी हमें स्कूल रेंट भरना पड़ता है, हमें हाउस रेंट भरना पड़ता है, अगर कोई शॉप है तो उसका रेंट भरना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्कूल की फीस और भी खर्चे सब कुछ करना पड़ता है। उसके अलावा भी जो हम टैक्स देते हैं उसमें एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस, वाटर सेस, एग्रीकल्चर सेस, ये वो सब कुछ। तो हमारा पैसा तो खर्च ही होता जा रहा है। या तो हमने एक बार टैक्स दे दिया जितना भी हम स्लैब में आते हैं, उसके बाद हमें पूरे साल कोई खर्चा नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर, एक्सेप्ट फॉर आवर ओन ट्रैवलिंग एंड लग्जरी, वो तो हमें करना चाहिए। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं या तो फिर हमें उन पर खर्चा ना करना पड़े या फिर हमें टैक्स देने की ज़रूरत ना पड़े। हम दोनों तरफ से हम पैसा दिए ही जा रहे हैं, बदले में शायद हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हम इतना टैक्स देते हैं, क्या हमें अच्छी सड़कें मिलती है? क्या हमें सस्ते पैसों पे इलाज मिलता है? क्या हमें स्कूल्स की फ़ीस कम देनी पड़ती है? या हम जो सेस भरते हैं, हेल्थ सेस, वाटर सेस, एग्रीकल्चर सेस, तो क्या जब हम सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, पानी खरीदने जाते हैं, तो क्या हम थोड़ा पैसा कम देते हैं क्योंकि हमने सेस भरा है? नहीं। तो हमारा पैसा यहाँ से भी लिया जा रहा है, यहाँ से भी लिया जा रहा है, तो हम सब तरीके से लूटे जा रहे हैं। या फिर हम सपोज़ हमारे घर पे कभी कोई चोरी हो जाए, हम पुलिस के पास जाते हैं तो उनको पैसे खिलाओ, अगर केस करते हैं तो लॉयर्स को पैसे खिलाओ। मतलब हर तरफ से हमारा पैसा जाता ही जा रहा है और हमें नहीं लगता कि मतलब हमें कुछ मिल रहा है इन रिटर्न। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हमारे पॉकेट पे जो बोझ है वो कम हो सकता है। और ख़ास करके अभी जो कोरोना पैंडेमिक आया है, इसके बाद काफ़ी लोगों के पास, सरकारों के पास काफ़ी पैसा कम हो जाएगा नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए या खर्चा करने के लिए। तो एटलीस्ट ये कुछ खर्चे हैं जिसे हम कंट्रोल कर सकें, तो हम उन पैसों को अच्छी चीज़ों में इस्तेमाल करके देश को फिर भी बचा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कोई भी मस्जिद, मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थल नया नहीं बनेगा। इससे जो पैसा बचे हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रोड्स इन पे लगाएं, महंगाई को कम करने पे लगाएं।
आज हम इस स्थिति में देख रहे हैं कि मंदिर, मस्जिद या कोई धार्मिक स्थल हमें इतना काम नहीं आ रहा जितना एजुकेशन से बने हुए डॉक्टर्स, जितना स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये हमारे काम आ रहा है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हमारा फ़ायदा करेगी, ना कि मंदिर, मस्जिद। मंदिर में इतने दूध चढ़ाया जाता है, मिठाई या जो भी। मस्जिद में हम चादर उड़ाते हैं, तो वो दूध मिठाई से किसी गरीब का पेट भर सकता है। चादर से कोई जो ठंड में मर रहा है गरीब, उसको मिल सकता है। मस्जिदों में, चर्च में जो कैंडल जलाया जाता है, उससे गरीबों की ज़िंदगी में, अंधकार में उजाला लाया जा सकता है। और मंदिर, मस्जिद, ये सब हम किसके लिए बनाते हैं? भगवान के लिए। भगवान ने ये दुनिया बनाई है, क्या हम उनको इतनी सी जगह में लाके रखना चाहेंगे? उनके पास इतनी बड़ी दुनिया है, उन्होंने सब कुछ बनाया है। हम क्या है उनके लिए किसी कुछ बनाने के लिए? भगवान के जो अनुयायी हैं, गरीब लोग, अच्छा हो कि हम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके बाद नेक्स्ट, कंप्लीट बैन ऑन अल्कोहल, या फिर जो भी नशा है, सिगरेट, स्मोकिंग, ड्रग्स, इन पे कंप्लीट बैन होना चाहिए। मुझे आप एक बात बताइए कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू के अलावा शराबों से किसका भला हुआ है? मैं चेन्नई में रहता हूँ, यहाँ पे बहुत से ऑटो चालक को या बाकी लोगों को देखता हूँ, वो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर रात को जाके दारू खरीदते हैं, पीते हैं, फिर घर पे जाते हैं नशे में, अपने बच्चों को, अपने वाइफ को, अपने माँ बाप को मारते हैं। क्या लोगों की ऐसी ज़िंदगी बना के गवर्नमेंट को रेवेन्यू कमाना है? क्या रेवेन्यू कमाने का कोई और ज़रिया है ही नहीं हमारे पास? क्या हम इतने बेकार हो चुके हैं कि नशा बेच के लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करके हम पैसा बना रहे हैं? मुझे नहीं लगता ये ज़रूरी है। पब्लिक की लाइफ को क्या होगा? क्या इससे गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्या उन्हें सिर्फ रेवेन्यू के बारे में सोचना है? अभी भी लॉकडाउन में हमने देखा कि शराब की दुकानें खोल ली गई, इससे क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अगर दवाइयाँ ज़्यादा मिलेगी तो वो फ़ायदा होगा, अगर खाने का आइटम मिलेगा वो फ़ायदा होगा। अगर आपको कुछ करना था लोगों के लिए, आप शायद चाट की दुकानें ओपन कर देते। लोग काफ़ी दिनों से घर पे बैठ रहे हैं, बाहर का कुछ नहीं खा रहे, वो जाके खाते तो शायद उनको थोड़ा अच्छा लगता। उसके अलावा कंप्लीट बैन ऑन बॉलीवुड एंड क्रिकेट। बहुत से लोग होंगे जो मेरे इस पॉइंट से सहमत नहीं होंगे, पर आप आज सोचिए, आज हमें एंटरटेनमेंट काम आ रहा है या जो ज़रूरी चीज़ें वो काम आ रही है? आज इंडिया में हम देखें तो दो सेक्शन बन चुके हैं, एक तरफ मिडिल क्लास या अमीर का सेक्शन, दूसरी तरफ गरीब का सेक्शन। मिडिल क्लास या अमीर ये सोचता है कि मुझे शाम को मैं एंटरटेनमेंट के लिए क्या करूँगा, ये उनको टेंशन होता है। हम सोचते हैं कि हम वीकेंड पे क्या करेंगे। दूसरी तरफ गरीब सोचता है मैं शाम को घर जाऊँगा तो मैं क्या खाऊँगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे। जब आज अगर हम देखते हैं कि कोई गवर्नमेंट या मिनिस्टर अपने घर पे अच्छे से शादी करता है, तो मिडिल क्लास वालों का शायद मन दुखता होगा कि हम इनको किन चीज़ों का पैसा देते हैं और ये किन चीज़ों में लगा रहे हैं, हमारा तो इन्होंने कोई भला नहीं किया। सेम अब आप बन जाइए मिडिल क्लास और गरीबों के बारे में सोचिए। जब आप मूवीज़ देखने जाते हैं, जब आप क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, वहाँ पे हज़ारों रुपए, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये की भी टिकट खरीदते हैं क्रिकेट देखने के लिए, फ्रंट रो में बैठने के लिए, या मूवीज़ के लिए 400-500 रुपये खर्च करते हैं। और वो गरीब देखता होगा तो उसके मन में क्या आता होगा? वो मेहनत भी तो हमारे लिए करते हैं, चाहे वो खेती करते हैं, चाहे मजदूरी करते हैं या कुछ भी। तो एक सेक्शन मज़े करे और दूसरा सेक्शन गरीबी में मरे, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और इससे कहीं ना कहीं क्राइम भी बढ़ेगा, क्योंकि जिस दिन उनके पास पैसा नहीं रहेगा, उनकी नज़र हमारे पॉकेट पे ही रहेगी और मजबूरन उन्हें कुछ ना कुछ गलत करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए और अपने बच्चों को, अपने परिवार को ज़िंदा रखने के लिए। तो उस लेवल तक ये बात न जाए, इसकी कोशिश हमें ही करनी पड़ेगी। और मुझे एक चीज़ बुरा लगता है, जब हम यूट्यूबर्स को, मिनिस्टर्स को, बॉलीवुड स्टार्स को, क्रिकेटर्स को हम भगवान मानते हैं। क्या करते हैं ये लोग? ये पैसे लेके ही कुछ ना कुछ दे रहे हैं ना। ये मतलब आप लोगों से कुछ ले ही रहे हैं, लाइक्स ले रहे हैं। मिनिस्टर से तो पैसा ले रहा है, क्रिकेटर से तो आपसे पैसा कमा रहा है, फिल्म स्टार्स आपसे पैसा कमा रहा है। दूसरी तरफ हमारे माँ बाप हैं, जवान हैं हमारे, जो देश की रक्षा कर रहे हैं,
किसान हैं जो हमारे लिए अन्न उगाते हैं, ये हमेशा देश को कुछ ना कुछ देते हैं। क्या इनको हम रोल मॉडल मानते हैं? क्या हम इनको भगवान मानते हैं? और अगर हम नहीं मानते हैं तो जो आने वाली जनरेशन है, क्या वो इन लोगों की इज्जत करेगी? क्या वो इन चीज़ों में अपना दिमाग लगाएगी कि एग्रीकल्चर हम कैसे बढ़ाएं, हम देश की रक्षा कैसे करें? नहीं लगाएगी। आज हम दिमाग लगाएंगे तो एंटरटेनमेंट में, कि हम एंटरटेनमेंट के लिए क्या करें, इसलिए जाके हम अलग अलग सोशल मीडिया पे एंटरटेनमेंट के ज़रिए ढूंढते हैं। तो ये सबसे गलत चीज़ है। और बॉलीवुड हमारे सामने जब आके बताता है कि ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ सो गुड, कितना अच्छा लगता है बाहर से वो दुनिया। वो कहते हैं कि हम फैंस के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर वो सच में फैंस के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मूवीज़ बनाइए और फैंस को फ्री में देखने दीजिए, तब आपको पता चलेगा वो रियल में फैंस के लिए करते हैं या पैसों के लिए करते हैं। क्रिकेटर्स जब ये बताते हैं खास करके कि वो देश के लिए वो क्रिकेट खेल रहे हैं, आज जब देश की इतनी खराब स्थिति है, कितने क्रिकेटर्स, कितने बॉलीवुड स्टार्स हमारे काम आ रहे हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं सोनू सूद सर का रियल से रेस्पेक्ट करता हूँ, वो जो इतना मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, वो एक मिसाल है बाकी क्रिकेटर्स, बाकी सुपरस्टार्स के लिए और मिनिस्टर्स के लिए भी, कि जो उन्हें करना चाहिए वो सोनू सूद सर अकेले कर रहे हैं, बिना किसी स्वार्थ के, और अपना सारा खून पसीना उन्होंने लगा दिया है। मैं राजकुमार राव सर का भी रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि हम लोग सिर्फ एक्टर्स हैं, हम लोग हीरोज़ नहीं हैं, जो आर्मी है वो हीरोज़ हैं। तो ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है। सलील जामदार जिनका यूट्यूब चैनल है, वो इतने अच्छे वीडियोस बनाते हैं, उन गानों पे जो रियलिटी बताते हैं, बॉलीवुड की रियलिटी, मिनिस्टर्स की रियलिटी, हमारे लाइफ की रियलिटी। तो वैसे यूट्यूबर्स या ऐसे एक्टर्स, सोनू सूद सर या राजकुमार राव या जो बाकी ऐसे एक्टर्स हैं, उन्हें हमें रोल मॉडल मानना चाहिए। किसानों को, आर्मी को और हमारे माँ बाप को हमें रोल मॉडल और भगवान मानना चाहिए और इनकी मूर्ति बनानी चाहिए, किसी और की नहीं। रिबन कटिंग में भी हम देखते हैं, जहाँ पे भी रिबन कटिंग हो, बॉलीवुड स्टार्स या क्रिकेटर्स को बुला लिया जाता है। लेकिन जब कोई आपदा आती है, कोई बाढ़ आता है, कोई साइक्लोन आता है, अर्थक्वेक आता है, तब हम सबसे पहले आर्मी को बुलाते हैं कि आप लोग आओ और हमें बचाओ। लेकिन कुछ अच्छा होता है तो हम क्रिकेटर्स को और इनको बुला लेते हैं। तो ये सबसे गलत चीज़ है और ये रुकनी चाहिए। उसके अलावा चौथा है, हर न्यूज़ चैनल को ये कंपल्शन हो कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, गवर्नमेंट से एक भी पैसे का एडवर्टीजमेंट नहीं ले। और साथ ही वो कॉरपोरेट्स जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देती है, उनसे भी कोई एडवर्टीजमेंट ना ले। इनसे जो वो न्यूज़ देते हैं उसमें पारदर्शिता आएगी, वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन करेंगे इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट को प्रेस करने के। वो हर वक्त गवर्नमेंट की तारीफ नहीं करेंगे क्योंकि उनके ऐड आ रहा है, तो इससे वो निष्पक्ष बनेंगे और जो उन्हें काम करना चाहिए वो करेंगे। इसके अलावा उनको कंपल्शन हो कि 24 आवर्स में से इतने आवर्स, खास करके जो प्राइम टाइम होता है, उसमें वो एजुकेशन के बारे में बात करें। वो एक एक दिन एक एक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जो है वहाँ पे जाके वीडियो बनाए कि वहाँ पे एजुकेशन की क्या स्थिति है। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएं। उसके अलावा गांव में हम देखते हैं बहुत सा टैलेंट छुपा हुआ है, बहुत से लोग, बहुत सा नॉलेज है, उनके पास डिग्री नहीं है या पहचान नहीं है, लेकिन वो ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो, लेकिन वो चीज़ें हमारे सामने नहीं लाई जाती है। गवर्नमेंट में, न्यूज़ चैनल्स पे आप देखोगे फालतू की डिबेट्स, उससे देश का कोई भला नहीं होता, चीज़ें बिल्कुल नहीं बदलती। चीज़ें तभी बदलेगी जब आप सही चीज़ें पब्लिक के सामने लेके जाओगे। साइंटिस्ट के बारे में बताइए, जो न्यू इन्वेंशन है उनके बारे में बताइए, जो नई तरह की बिल्डिंग्स जो फॉरेन्स में बनती है उनके बारे में बताइए, ताकि हम कुछ क्रिएटिव बने, हम ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाए कि हम देश को आगे कैसे लेके जाएं, इसके बदले कि हम देश को कैसे तोड़ें। उसके बाद स्ट्रिक्ट टाइमलाइन हो हर गवर्नमेंट ऑफिस में। जैसे हम लोग पैन कार्ड बनवाने जाते हैं, आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, हम जानते हैं कि कितना टाइम लगता है उसमें। अच्छा, चीज़ें ऑनलाइन भी हो फिर भी बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हमें वो डॉक्यूमेंट्स का ज़ेरॉक्स निकाल के इनको दो, उसके बाद महीना 2 महीना लगता है। उसके बाद भी जो डॉक्यूमेंट आएगा, सच कहिए क्या हमें डर नहीं रहता कि हमारे डॉक्यूमेंट्स जो आएंगे उस पर डिटेल सही वही रहेगी जो हमने दी है? डर रहता है। ये डर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में होना चाहिए कि वो गलत काम ना करें, ये डर हम जनता के अंदर है, क्योंकि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। क्या ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई मेल आईडी है जहाँ पे
इनके खिलाफ सिर्फ आपको एक कॉल करना पड़े और आपकी कंप्लेंट सुन ली जाए और इन पे एक्शन लिया जाए, नहीं, हमें धक्के खाने पड़ते हैं। इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, कंप्लेंट करो। इससे अच्छा हम सोचते हैं 100, 200, 500, 1000 रुपये एक्स्ट्रा दो और काम खत्म करो। तो करप्शन इसी से बढ़ रहा है। हम लोग यही तो गलतियां कर रहे हैं और इसी को हमें रोकना है। इसके बाद एक कॉल सेंटर्स बनाएं, कुछ कॉल सेंटर्स गवर्नमेंट, एक कॉल सेंटर हो वुमेन के लिए, हर कॉल सेंटर में इनकमिंग आउटगोइंग की फैसिलिटी हो, तो वो रैंडमली फीमेल्स को कॉल करेंगे और उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जब वो लोगों से बात करेंगे, जब गवर्नमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों से बात करेगी, तभी वो उनकी प्रॉब्लम जानेगी। आज बहुत सी लड़कियां हम ऐसे देखते हैं जिनको ब्लैकमेल कहीं ना कहीं किया जाता है, उनका MMS बना के या कुछ, और वो शायद किसी से ये बात शेयर नहीं कर पाते या कंप्लेन नहीं कर पाते। लेकिन अगर चला के लड़कियों के पास ये कॉल है तो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी ये डिस्कस करेंगे या फ्रेंड्स के साथ भी वो नंबर शेयर करेंगे, तो उनके साथ कभी ऐसा प्रॉब्लम होगा तो वो रेस करेंगे और गवर्नमेंट बिना किसी का नाम बताएं उस पर एक्शन ले पाएंगे। तो बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी बचेगी। बहुत सी लड़कियों के साथ मतलब घरेलू हिंसा होती है या फिर डाउरी सिस्टम के कारण बहुत से लड़कियां सफ़र करती है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कॉल सेंटर के थ्रू अगर लोग आउटगोइंग कॉल्स करके उनसे बात करके उनकी प्रॉब्लम्स जानेंगे। ऐसा ही कॉल सेंटर होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। क्या वो जिस स्कूल में जा रहे हैं वहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, एजुकेशन अच्छे से हो रही है, रैंडमली किसी भी स्टूडेंट को कॉल करके डेटाबेस अगर गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ कलेक्ट कर सकती है। अगर CA, NRC या जो भी वो लेके आ रहे हैं उसके लिए वो अगर 140 करोड़ लोगों का डेटा कलेक्ट कर सकती है, तो ये सारे स्टूडेंट्स का डेटा, वुमेन का डेटा, वैसे ही साथ करके फार्मर्स जितने भी किसान हैं उनके लिए कॉल सेंटर होना चाहिए। किसान के पास कॉल जाना चाहिए, आपको खेती में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको लोन का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उससे रिलेटेड फिर जो गवर्नमेंट या जो बैंक है उससे ये कॉल सेंटर वाले बात करें और उनकी प्रॉब्लम्स को कम करें। फार्मर्स, जवान, ये हमारे देश की धरोहर है। जब तक आप इन्हें फैसिलिटी नहीं दोगे हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। सेम वे आर्मी के लिए होना चाहिए कि आर्मी में उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या उनकी कोई बात है जो सुनी नहीं जा रही है तो एटलीस्ट सुन के गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकें। वैसे गरीबों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ के लिए एक हेल्पलाइन नंबर होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो चाहे वो किसी प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय हो। उससे कॉल करके भी एक फीडबैक लिया जाए कि इस ऑल इज़ वेल, क्या सब कुछ ठीक है, आपकी कोई प्रॉब्लम है आप हमारे साथ शेयर कीजिए। उनके साथ एक नंबर साझा किया जाए जिस पे वो जब चाहे कॉल कर सकें। तो इसीलिए इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों की फैसिलिटी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए हो। उसके अलावा एक मेल ID और एक व्हाट्सएप नंबर कह लें या नॉर्मल मोबाइल नंबर। हमारे पास बहुत से मेल्स आते हैं ये कह के कि आपको इतने लाखों या करोड़ों की लॉटरी लग गई है, आप बस हमें अकाउंट डिटेल्स दीजिए, और ये या बहुत से जॉब्स के भी ऑफ़र आते हैं, हमें नहीं पता कि वो जेन्युइन है या नहीं है। तो एटलीस्ट ऐसा एक मेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर हो जिसपे हम वो मेल या वो मैसेज फॉरवर्ड कर सकें और गवर्नमेंट उसके ऊपर पूरी रिसर्च करके हमें बता सके और देश को भी बता सकें कि मतलब ये चीज़ें, ये कॉल्स जेन्युइन है, ये मेल्स जेन्युइन है या नहीं है। तो ऐसे फ्रॉड में भी हम काफ़ी लोग जो मर जाते हैं, जो फंस जाते हैं, वो नहीं फंसेंगे। और अब लास्ट पॉइंट है, जो हम लोग शादियों में या फंक्शंस में काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, पानी की तरह पैसा बहाते हैं, चाहे हमारे पास हो या ना हो, सिर्फ दिखावे के लिए हम लोग करते हैं, वो सही नहीं है। हमें इन खर्चों पे बहुत रोक लगानी पड़ेगी ताकि हमारे बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए पैसा बचे। उनके लिए जो बाकी चीज़ें हम वेस्ट कर रहे हैं, जैसे एक्स्ट्रा खाना बनाते हैं और फिर बहुत सी जगह वो वेस्ट जाता है, या तो वो गरीबों को दिया जाए या वो पैसा बचाया जाए ताकि आगे आने वाली जनरेशन के लिए वो काम आ सके। तो ये है पॉइंट्स। और सो सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है बट ज़रूरी भी है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए और अगर आपको ये इनमें से कोई भी पॉइंट्स पसंद आए प्लीज़ लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने पॉइंट्स ऐड करके आप और नए वीडियोस बनाइए। कोई अगर ध्रुव राठी से मेरा कांटेक्ट करवा सके या मेरा रिक्वेस्ट उनसे भेज सकें तो प्लीज़ आप उसमें हेल्प कर दीजिए। तो ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने में प्लीज़ हेल्प कीजिए और आपका वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए।